हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ग्रेविटी डैम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और ऑलरेडी हमने दो पार्ट में जो डिफरेंट फोर्सेस ग्रेविटी डैम पे वर्क कर रहे हैं उनकी बात हमने कर ली है। इस पार्ट में हम आगे के जो रिमेनिंग बचे हुए फोर्सेस हैं उनकी बात करेंगे। जैसे कि अभी तक हमने जो बात कर ली है वो हमने सेल्फ वेट ऑफ डैम की बात की है, हमने बात की हुई है वहाँ पर अपलिफ्ट प्रेशर की, हमने बात की हुई है वाटर प्रेशर की, एज वेल एज लास्ट लेक्चर में मैंने बात की हुई थी अर्थक्वेक फोर्सेस की, कि अर्थक्वेक फोर्सेस किस तरीके से काम करते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस लेक्चर सीरीज एंड अगेन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है 5th नंबर, हम बात करेंगे आज सिल्ट प्रेशर की, या जिसे हम बोल सकते हैं प्रेशर या फोर्सेस ड्यू टू सिल्ट डिपोजिशन। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अपस्ट्रीम साइड में सिल्ट का कंटेंट अवेलेबल होता है, और जब भी सिल्ट का कंटेंट अवेलेबल होता है तो वो कहीं कुछ इस तरीके से डिपॉजिट हो जाता है नीचे की साइड पे या गेट की ओपनिंग के पास। जब हम बात कर रहे हैं उसको गेट की ओपनिंग के पास, ये हमारा सिल्ट डिपॉजिट हो चुका है। ये सिल्ट डिपॉजिट इस तरीके से कुछ ऐसा आ जाएगा। अगर सपोज इस तरीके से आ गया है तो कुछ इस तरीके से सिल्ट का डिपॉजिट हमने यहां पर मान लिया है। ये हमारा क्या है? सिल्ट डिपॉजिट। ये हमारा क्या है? सिल्ट का डिपॉजिट। सिल्ट एक पार्टिकल होते हैं, सॉइल के ही पार्टिकल हैं, जो कि यहाँ पर सिल्टिंग और स्कोरिंग, जैसे कि हमने कैनेडीज वगैरह पढ़े थे, और यही सिल्ट आगे जाकर के कैनाल में सिल्टिंग एंड स्कोरिंग करेगा। तो अगेन हम बात करते हैं कुछ सिल्ट का कुछ वेट है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपने यहाँ पर सैंड डाला, सैंड फैलता जा रहा था, सैंड को फैलता जा रहा था, सैंड को रोकने के लिए आपने यहाँ पर क्या बना दी? एक वॉल का कंस्ट्रक्शन कर दिया। ये वॉल का कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो अब जो भी प्रेशर होगा इस वॉल पर इस तरीके से काम करेगा, यानी दूसरे पेन से बना देता हूं मैं आपके लिए कि देखिएगा, जो भी प्रेशर होगा क्या वो इस तरीके से काम करेगा यहाँ पर इस वॉल पे, क्योंकि जैसे ही ऊपर से लोड आएगा, ऊपर से जैसे ही लोड आएगा, उस लोड के कारण यहाँ पर लेटरल डायरेक्शन में भी प्रेशर लगेगा। तो उसी तरीके से जो सिल्ट का डिपॉजिट आता जा रहा है उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और उसी वर्टिकल कंपोनेंट के कारण एक लेटरल प्रेशर आपको मिलेगा आपके डैम की बॉडी पर। तो लेट्स से कि जो हमारा यहां पर एनालिसिस होगा कुछ अर्थ प्रेशर थ्योरी की तरह होगा। जैसे कि हम बात करते हैं एक सॉइल को रोकने के लिए एक रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, उसी तरीके से ये सिल्ट यहां डिपॉजिट हो गया है, उसके बगल में एक स्ट्रक्चर है, तो हम उसको रिटेनिंग स्ट्रक्चर की तरह हैंडल करेंगे। तो यहां पर अर्थ प्रेशर थ्योरीज अप्लाइड होती है। अर्थ प्रेशर थ्योरीज तो अप्लाइड होती है, लेकिन यहां पर हमें सिल्ट के द्वारा डैम की बॉडी पर कितना फोर्सेस लग रहा है वो यहां पर कैलकुलेट करना है। तो सिल्ट के द्वारा डैम की बॉडी पर जो फोर्सेस लगेगा वो एक्टिव अर्थ प्रेशर की कंडीशन में कैलकुलेट किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? एक्टिव अर्थ प्रेशर। और आप जानते हैं अर्थ प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है वो ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है डेफिनेटली, क्योंकि जब अर्थ प्रेशर की बात करेंगे तो अर्थ प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन फ्लूइड के डिस्ट्रीब्यूशंस की तरह माना गया है। या सिंपली यहां पर हम बोल सकते हैं जो ये सॉइल डिपॉजिट है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर माना गया है। अगर ये ट्रायंगुलर माना गया है, सपोज, ठीक है, ये ट्रायंगुलर माना गया है, तो हम बात करेंगे इसके टॉप पर इंटेंसिटी कुछ ना कुछ होगी और बॉटम पर भी इंटेंसिटी कुछ ना कुछ होगी। लेकिन वो इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले यहां पर जो हाइट ऑफ सिल्ट है वो HS पता होना चाहिए। कितना पता होना चाहिए? HS। तो हम लिखते हैं HS इज इक्वल टू क्या है यहां पर? हाइट ऑफ सिल्ट डिपॉजिटेड। जो भी हाइट ऑफ सिल्ट जो भी डिपॉजिट हुआ है उसकी हाइट कितना है? HS बोल दिया है। तो मुझे बताइएगा, अगर एक्टिव अर्थ प्रेशर की कंडीशन से निकालें तो एक्टिव अर्थ प्रेशर कॉफिशिएंट इज इक्वल टू सिग्मा H अपॉन सिग्मा B होगा। यानी सिग्मा H मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या स्ट्रेसेस लग रही हैं, और सिग्मा B वर्टिकल डायरेक्शन में क्या स्ट्रेस लग रही है। तो यहां से देखिएगा क्या सिग्मा H हमें निकालना है या नहीं। तो सिग्मा H की बात करें तो कितना हो जाएगा? KA सिग्मा B, और सिग्मा B की डायरेक्टली वैल्यू आपको पता होती है कितना? गामा इंटू H होता है। कितना? गामा इंटू H। ये जनरल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, अभी कोई भी नोटेशन नहीं लिख रहा हूं, जनरल एक्सप्रेशन यहां पर मेंशन कर रहा हूं। तो सिग्मा H, हमें सिग्मा H ही निकालना है, तो अर्थ प्रेशर कॉफिशिएंट K, गामा जो भी यहां पर, अगर यहां पर फ्लूइड है तो फ्लूइड होगा, सॉइल है सॉइल होगा, ड्राई सॉइल है ड्राई सॉइल होगा, सैचुरेटेड सॉइल है किसी भी तरीके के। लेकिन ये जो सिल्ट है ये सबमर्ज कंडीशन में है। तो सिल्ट कैसा है? सबमर्ज कंडीशन में है। तो सबमर्ज्ड सिल्ट की हम यहां पर बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज
अगर सबमर्ज सिल्ट की बात कर रहे हैं तो यहां पर यूनिट वेट, अगर यूनिट वेट की बात करें तो कौन सा यूनिट वेट होगा सिल्ट का? सबमर्ज यूनिट वेट। तो हम लिखते हैं गामा एस डैश, या गामा एस मतलब सिल्ट के लिए और डैश का मतलब गामा डैश हम सबमर्ज यूनिट वेट लिखते हैं। तो हम लिखेंगे ये क्या है? सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सिल्ट है ये। और सबमर्ज यूनिट वेट, कई बार क्वेश्चन में आपको सबमर्ज यूनिट वेट डायरेक्टली नहीं दिया होगा, तो गामा सबमर्ज ऑफ सिल्ट इज इक्वल टू क्या होता है? गामा सैचुरेटेड ऑफ सिल्ट माइनस गामा डब्ल्यू की वैल्यू यहां पर लगाएंगे। और गामा डब्ल्यू जो हम बात कर रहे हैं यहां पर माइनस गामा डब्ल्यू हमने लिखा हुआ है, तो गामा डब्ल्यू क्या है? यूनिट वेट ऑफ वाटर है। और गामा सैचुरेटेड ऑफ सिल्ट क्या है? सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सिल्ट दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आप यहां पर गामा एस सबमर्ज निकालेंगे। तो आपको यह बात तो समझ में आई कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ट्राइंगुलर होगा। तो अब आपको बात बताइएगा, यहां पर जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा? के ए गामा सबमर्ज ऑफ सिल्ट इंटू एच एस, क्योंकि यहां पर इंटेंसिटी 0 और यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। एक और चीज मैं बता दूं आपको, जो हमारा के कहा जाता है उसको कहा जाता है एक्टिव अर्थ प्रेशर कॉफिशिएंट। एक्टिव अर्थ प्रेशर कॉफिशिएंट। और अगर हम एक्टिव अर्थ प्रेशर कॉफिशिएंट की बात करते हैं तो यह किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन फाई इंटरनल फ्रिक्शन एंगल। इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, और इंटरनल फ्रिक्शन एंगल कई बार क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो के की वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर 45 प्लस 5/2 भी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये पैरामीटर भी आपका कहां से आया है? जो आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, वहां अर्थ प्रेशर थ्योरी पढ़ते हैं, तो इस पैरामीटर को डायरेक्टली आप वहां पर डराइव करके लिख रहे होते हैं। तो ये पैरामीटर आपका उस कंडीशन से आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर हुई? पहले यह बताइए जितना नोटेशंस लिखा है वो सभी क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं, ये सारा नोटेशंस है, तो सिल्ट प्रेशर की थोड़ा सा डेफिनेशन लिखने क्या होगा? तो ये सिल्ट प्रेशर क्या होगा? इट इज प्रेशर exerted by silt which is deposited on upstream side of dam। डैम के अपस्ट्रीम साइड पे जो हमारा सिल्ट डिपॉजिट है वो हमने उसकी यहां पर बात की हुई है। तो अब हमें क्या ये सारे पैरामीटर पता चल गए हैं? तो हम अगर ये सारे पैरामीटर पता चल गए हैं तो क्या हम सिल्ट प्रेशर निकाल सकते हैं? ये डेफिनेशन भी हमने लिख ली है। तो अब देखिएगा सिल्ट प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सिल्ट प्रेशर जैसा कि हमने वाटर का प्रेशर कैलकुलेट किया था, टॉप पे इंटेंसिटी 0, बॉटम में मैक्सिमम। तो अगर हम बात करें तो एवरेज सिल्ट प्रेशर निकालते हैं, एवरेज सिल्ट प्रेशर। और जब हम एवरेज सिल्ट प्रेशर निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? PS इज इक्वल टू 0 प्लस KA गामा सबमर्ज S इंटू HS अपॉन 2। तो हमने ये निकाला एवरेज सिल्ट प्रेशर इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू कितना हो गया? KA गामा S सबमर्ज HS अपॉन 2। और HS क्या है? हाइट ऑफ सिल्ट डिपॉजिटेड। ठीक है, अब देखिएगा ये तो प्रेशर निकाला है, और अगर मुझे निकालना है इसका फोर्स, तो फोर्स क्या होगा? अगर हम बात करें कंसीडर 1 मीटर लेंथ, जैसा कि हम अभी तक करते हुए आए हैं, कंसीडर 1 मीटर लेंथ। 1 मीटर लेंथ क्यों कंसीडर की है? देखो ये तो हमारा HS हो गया है, ये HS हो गया है, और HS में क्या हो गया है? ये यहां से बोर्ड के परपेंडिकुलर 1 मीटर लेंथ हमने कंसीडर की हुई है। तो कुछ फोर्सेस जो होगा वो कुछ इस तरीके से लग रहा होगा। तो इस एरिया पे, जो ये मेरा एरिया है, इस एरिया पे मेरा फोर्सेस लग रहा है। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर कंसीडर 1 मीटर लेंथ, देन सिल्ट प्रेशर फोर्स। अगर हम सिल्ट प्रेशर फोर्स निकालना चाहते हैं तो वो क्या होगा? एवरेज सिल्ट प्रेशर इनटू एरिया। और अगर हम बात करें एवरेज सिल्ट प्रेशर कितना है? KA गामा S सबमर्ज HS/2 इंटू एरिया कितना है? HS इंटू 1 मीटर
होगा या नहीं? तो अगर हम बात करें तो ये जो आएगा PS सिल्ट प्रेशर इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ KA गामा S सबमर्ज HS का स्क्वायर। तो ये हमारा सिल्ट प्रेशर आ जाएगा, सिल्ट प्रेशर फोर्स आ जाएगा। अगेन ये सिल्ट प्रेशर फोर्स काम कहां करेगा, देखो देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ट्राइंगुलर, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्राइंगुलर है तो हम बात करेंगे एक्टिंग एट द रेट ऑफ कितना, HS/3 फ्रॉम बेस, बेस से HS/3 पर ये काम करने वाला है, बेस से HS/3। तो देखिएगा यहां पर अगर हम बात करें तो ये हमारा सिल्ट प्रेशर फोर्स लगने वाला है और जो बेस से HS/3 पर काम करेगा, कितने पर काम करेगा, HS/3 पर काम करने वाला है। तो यहां पर हम इस तरीके से सिल्ट प्रेशर निकालते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है, सिल्ट प्रेशर ऑन अ डैम बॉडी इज कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग एक्टिव अर्थ प्रेशर थ्योरी, पैसिव अर्थ प्रेशर थ्योरी और अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन और नन ऑफ द अबव। तो हमें क्या लिखना है, एक्टिव अर्थ प्रेशर थ्योरी से निकाला जाएगा। या आपसे पूछ लेगा K की वैल्यू क्या होगी, तो K की वैल्यू 1 - sin phi अपॉन 1 + sin phi इज इक्वल टू cot स्क्वायर 45 + 5/2 निकल करके आ जाता है। या अर्थ सिल्ट प्रेशर इंटेंसिटी एट बॉटम कितना होगा, वो मैक्सिमम होगा KA गामा S सबमर्ज इनटू HS। या आपसे पूछ लेगा कि आप निकालिएगा कि एवरेज सिल्ट प्रेशर बताइए कितना होगा, तो वो कितना होगा, हाफ KA गामा S डैश इंटू HS हो जाएगा, वो एवरेज सिल्ट प्रेशर निकल करके आ जाएगा। अब कंडीशंस क्या पूछता है, अब कंडीशंस ये पूछ रहा होता है भैया कि मान लीजिए अगर आपको K या फाई की वैल्यू नहीं दी गई है, मान लीजिए गामा डैश S की वैल्यू नहीं दी गई है, मतलब यूनिट सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सिल्ट नहीं दिया गया है, तो उस कंडीशन में केवल HS दिया गया है। और अगर HS दिया गया है तो आप सिल्ट प्रेशर कैसे निकालते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि वो कैसे निकालना है। तो हम लिखेंगे इन एब्सेंस ऑफ एनी डेटा, किसी भी डेटा की एब्सेंस की बात करें तो एवरेज अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं सिल्ट प्रेशर फोर्स जो निकल के आता है वो होता है 360/2 इंटू HS का स्क्वायर। और इसको स्टार मार्क कर लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली इसको पूछा गया है कि अगर हम बात करते हैं कुछ भी नहीं दिया है, केवल जो वैल्यू सिल्ट की डिपॉजिट हो रही है वो डिपॉजिटेड वैल्यू ही हमें दी गई है कि उसकी हाइट HS दी गई है हमें, तो हमें सिल्ट प्रेशर फोर्स कैसे निकालना है, 360/2 इंटू HS का स्क्वायर। ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे डिफाइन है, बट ध्यान रखना यहां पर जो HS होगा यहां पर इसको मीटर में रखना है और जो PS निकल के आएगा वो किलोग्राम फोर्स निकल करके आएगा। क्या निकल करके आएगा, किलोग्राम फोर्स। ना ही ये न्यूटन होगा ना ही कोई अदर यूनिट होगी, इसका यूनिट फिक्स है जो कि हमारा किलोग्राम फोर्स निकल करके आएगा। तो ये चीज हमें यहां पर ध्यान रखनी है सिल्ट प्रेशर के केस में। इतनी बातें क्लियर है सभी को, नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप कि चीजें क्लियर हो रही होंगी। थोड़े दिन और रुकिएगा, अभी थोड़ा सा इंटरमीडिएट हो रहा है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे लेक्चर सीरीज को डेली और, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है वेब प्रेशर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेब प्रेशर। क्यों, अभी समझ में आएगा, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब वेब प्रेशर क्या होता है, क्या हवा के द्वारा लगने, वेव यानी समुद्र की लहरें या लहरें, ठीक है, लहरों के द्वारा लगने वाला। अब मान लीजिए आप खड़े हैं समुद्र के पास, ठीक है, वहां से बहुत तेज लहर आती है, तो क्या वो लहर आपको भी, जो वेव्स आती हैं, क्या आपको भी डिस्टर्ब कर देती हैं, या तो अपने साइड अंदर ले जाएंगी या बाहर खींचेंगी, या आप वहां पर खड़े हुए हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बॉडी पे इंपैक्ट मारे और काफी ज्यादा कुछ नुकसान आपकी बॉडी को, स्किन को पहुंचा सकें, ठीक है। तो ये वेब प्रेशर जो डिपेंड कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर हवाएं बहुत ज्यादा तेज हैं तो वेव भी बहुत ज्यादा तेजी से आती हैं और बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, और हवाएं कम हैं तो उस कंडीशन से वेब प्रेशर भी डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हम बात करेंगे जो वेब प्रेशर है ये किसके कारण जनरेट हो रहा है, ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ विंड। जो भी वेलोसिटी ऑफ विंड है उसके कारण ही हमारा क्या हो रहा है, वेब प्रेशर जनरेट होता है, क्योंकि उसके कारण क्या हो रही है, वेव जनरली
विंड के विलो होने के कारण होती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो यही पॉइंट लिख लेंगे कि वेव प्रेशर का रीजन क्या है, वो हमसे पूछ सकता है। तो हम लिखेंगे वेव्स आर जनरली generated due to wind willowing over वाटर के ऊपर जो विंड बिलो हो रहा है उसके कारण हमारे क्या होता है, वेव्स जनरेटेड होता है। ठीक है, अब इस वेव प्रेशर की बात करेंगे तो वेव प्रेशर जो होगा वो काफी डायनामिकली चेंज होता रहता है। ठीक है, अगेन तो सपोज यहां पर मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, डैम का स्ट्रक्चर। ठीक है, इस डैम के स्ट्रक्चर में यहां कहीं पर मैं मान लेता हूं स्टिल वाटर लेवल है SWL। SWL का मतलब क्या है, ये है SWL। और SWL का मतलब क्या है, SWL का मतलब यहां लिख देता हूं, SWL का मतलब है स्टिल वाटर लेवल। क्या है, स्टिल वाटर लेवल। ठीक है, तो अब हम स्टिल वाटर लेवल से देखेंगे तो जो हमारी वेव जनरेट होती है वो कुछ इस तरीके से हो सकती है। कुछ इस तरीके से हो सकती है। ठीक है, मतलब ये जरूरी नहीं है जहां स्टिल वाटर लेवल होगा, ये जरूरी नहीं है कि वेव्स वहीं तक जनरेट हो। वेव्स इससे ज्यादा भी जनरेट हो सकती है, ज्यादा हाइट तक भी जा सकती है। और हम बात करेंगे कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि इसके नीचे भी कुछ पानी का पोर्शन नीचे भी चला जाएगा और कुछ पोर्शन ऊपर आएगा, क्योंकि वेव का प्रोपोगेशन इसी तरीके से होगा या साइनोसॉइडल फॉर्म में इस तरीके से होगा। तो अगर हम बात करें तो ये पूरा एरिया जितने में वेव की हाइट है, ये पूरा एरिया जितने में वेव्स की हाइट है, वही एरिया हमारा क्या कहा जाता है, वही एरिया कहा जाता है हमारा हाइट ऑफ वेव्स। क्या कहा जाता है, हाइट ऑफ वेव। इसको थोड़ा सा मैं कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो क्योंकि नीचे साइड जो हाइट होती है वो कम होती है और ऊपर साइड जो हाइट होती है वो ज्यादा होती है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली बोला गया है। ठीक है, तो कई बार पूछ लेता है जो हाइट ऑफ वेव है वो कितनी है, HW। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे कि जो प्रेशर पड़ रहा है वो हाइट ऑफ वेव पे डिपेंड करेगा, पहला चीज। ठीक है, तो वेव प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ वेव जनरेटेड। और हाइट ऑफ वेव हम ऐसा भी बोल सकते हैं, हाइट ऑफ वेव विच इज डेवलप्ड। जनरेटेड भी लिख सकते हैं और विच इज डेवलप्ड, क्योंकि यही हाइट ऑफ वेव जो होगी वो हमारी यहां पर इंपैक्ट करेगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई है, हाइट ऑफ वेव। तो HW से शो करूंगा मैं किसको, हाइट ऑफ वेव को, हाइट ऑफ वेव को। तो इसको निकालने के लिए भी अलग से फॉर्मूले दिए गए हैं, इसको निकालने के लिए भी अलग से फॉर्मूले दिए गए हैं कि हाइट ऑफ वेव को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जनरली हाइट ऑफ वेव को निकालने के लिए कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूला दिए गए हैं। ये जो हाइट ऑफ वेव है वो डिपेंड करती है आपके फैच लेंथ पे। फैच लेंथ क्या होता है, अब ये बात समझना जरूरी है। पहले तो फैच लेंथ होता क्या है ये बात समझना जरूरी है। तो पहले बताइएगा, इतना नोट कर लिया है यहां मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा हम बात कर रहे हैं हाइट ऑफ वेव, तो हम सबसे पहले निकालेंगे हाइट ऑफ वेव इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो यहां पर कुछ इंपेरिकल फॉर्मूला हैं, उन इंपेरिकल को फॉर्मूलाइज को समझना हमारे लिए जरूरी है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले अगर हाइट ऑफ वेव इज इक्वल टू 0.032 अंडर रूट होता है v इंटू एफ माइनस 0.763 इंटू माइनस 0.025
f की पावर 3/4। तो यहां पर जो फॉर्मूला है 0.032 अंडर रूट वी एफ माइनस 0.763, एक मिनट इसको चेक कर लेता हूं मैं, ये प्लस होता है, सॉरी, ठीक है, ये प्लस होता है, प्लस 0.763 माइनस 0.271 f की पावर 3/2 होता है, ठीक है। ये कब होता है? जब हमारी फैच लेंथ जो होती है वो 32 किलोमीटर से कम होता है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन हाइट ऑफ वेव इज इक्वल टू होता है 0.032 अंडर रूट वी इंटू एफ। ये कब होता है? जब हमारी फैच लेंथ होती है 32 किलोमीटर से ज्यादा होती है। अब हमें समझना ये जरूरी है, सर ये फॉर्मूले तो आपने लिखवा दिए, इसके नोटेशंस क्या हैं, ठीक है। तो नोटेशंस की बात करें तो v जो होता है यहां पर, जो v है वो स्पीड ऑफ विंड है, विंड की स्पीड है, जो कि हमें किलोमीटर पर आवर्स में लेकर के आनी है। किस में लेकर के आनी है? किलोमीटर पर आवर्स में, ठीक है। अगेन f आपका बोला गया है, f होता है फैच। इसको मैं बताता हूं, अभी थोड़ा सा रुकिएगा, बाकी नोटिफिकेशन क्लियर हैं आपको। तो HW जो है वो हाइट ऑफ वेव है, और वो किस में निकल के आएगा? वो मीटर में निकल करके आएगा। किस में निकल करके आएगा? मीटर में। F क्या होता है? F होता है फैच लेंथ और स्ट्रेट लेंथ ऑफ रिवर, रिवर की स्ट्रेट लेंथ। कब? जब हम कहां पर पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो हम जब डैम के पास पहुंच रहे हैं उस कंडीशन में। सपोज देखिएगा यहां पर कुछ इस तरह की कंडीशन है। तो यहां पर बना हुआ है आपका डैम, ये डैम स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये डैम, ठीक है। तो अगर डैम स्ट्रक्चर बना हुआ है तो अगर स्ट्रेट लेंथ बोलें तो ये स्ट्रेट लेंथ ये भी है, स्ट्रेट लेंथ ये भी है, स्ट्रेट लेंथ यहां भी है, और अगर हम बात करें तो स्ट्रेट लेंथ यहां भी है। और क्या एक स्ट्रेट लेंथ आपको यहां से यहां तक भी मिल सकती है या नहीं? रेड वाली मिल सकती है या नहीं? तो देखिएगा जितना ज्यादा स्ट्रेट पोर्शन होगा यहां से यहां तक, उतना ही ज्यादा वेव जो है वो डेवलप हो पाएंगे या नहीं? क्योंकि अगर बीच में कोई हिंड्रेंस आ जाता है तो वेव वहां पर रुक जाते हैं या नहीं? तो जितनी ज्यादा लंबी वेव्स आएगी उतनी ही ज्यादा उसकी स्पीड होगी और उतना ही ज्यादा इंपैक्ट भी होगा। बिल्कुल सही बात है या नहीं? ठीक है, तो उतना ही ज्यादा इंपैक्ट होगा। तो डिफरेंट तरीके की हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम लेंथ यहां पर आ रही है वो हमारा कहलाता है फैच लेंथ इन किलोमीटर। फैच लेंथ इन किलोमीटर। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? F इज इक्वल टू फैच लेंथ या स्ट्रेट लेंथ ऑफ रिवर विच इज एक्सपोज्ड, जो कि एक्सपोज्ड हो सकती है, वो हमारी क्या कहा जाएगा? वो फैच कहा जाएगा। और इसको किस में रखना है? इन किलोमीटर। इसको किस में रखना है? इन किलोमीटर। तो कभी पूछ सकता है कि फैच लेंथ क्या होता है, तो फैच लेंथ आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट लेंथ ऑफ रिवर विच इज एक्सपोज्ड, या स्ट्रेट लेंथ ऑफ रिवर एक्सपोज्ड भी हम इसको बोल सकते हैं। अगेन ये V लिखा, HW लिखा, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। तो हमने क्या हाइट ऑफ वेव कैलकुलेट करने की बात कर ली है या नहीं? अब देखिएगा जो इंपैक्ट यहां पर जनरेट होता है वो चीज समझिएगा। जैसे हमने हाइट ऑफ वेव की बात कर ली है, बिल्कुल सही बात है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हाइट ऑफ वेव जनरेट हो रही है तो स्टिल वाटर लेवल के ऊपर कितनी हाइट रहेगी और स्टिल वाटर लेवल के नीचे कितनी हाइट रहेगी? तो ध्यान रखिएगा। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा डायग्राम करके मैं बना रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देता हूं। आपको चीजें ऐसी डायग्राम में समझना है तो थोड़ा सा बड़ा डायग्राम हम यहां पर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या आया? वेव्स आया। और वेव की अगर हम हाइट की बात करें तो कितना आई थी हमारी? HW। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है
कि स्टिल वाटर लेवल के ऊपर, स्टिल वाटर लेवल SWL के ऊपर वेव की हाइट कितनी होगी। तो जो स्टिल वाटर लेवल के ऊपर वेव की हाइट होती है वो 2HW/3 होती है। कितना होता है? 2HW/3 निकल के आता है। और स्टिल वाटर लेवल के नीचे कितना निकल के आता है? तो स्टिल वाटर लेवल के नीचे कितना? HW/3। तो ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि जो HW हाइट की वेव जनरेट हो रही है उसके लिए अगर हम बात करते हैं तो उस कंडीशंस में हमारा जो स्टिल वाटर लेवल है उसके ऊपर वेव की हाइट कितनी होती है? वो हमारी होती है 2HW/3। और अगर हम बात करते हैं कि उसके नीचे, स्टिल वाटर लेवल के नीचे कितनी हाइट होती है, तो स्टिल वाटर लेवल के नीचे जो हाइट निकल के आती है वो HW/3 निकल करके आ रहा होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चंस पूछा जाता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो इंटेंसिटी आ रही है, जो यहां पर इंटेंसिटी आ रही है वो कितना हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ डायग्राम इस तरीके से बन रहा होता है और आपने देखा होगा यहां पर कि जो स्टिल वाटर लेवल है वो यहां कहीं आ रहा है। तो स्टिल वाटर लेवल पर मैक्सिमम इंटेंसिटी नहीं आ रही होती है। यह बात भी ध्यान रखिएगा कि स्टिल वाटर लेवल पर मैक्सिमम इंटेंसिटी नहीं आ रही होती है। मैक्सिमम इंटेंसिटी अब आपसे पूछ सकता है कि जो वेव के कारण जो इंपैक्ट आ रहा है, जो वेव के कारण इंपैक्ट आ रहा है उसका जो डायग्राम है उसकी हाइट क्या हो। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हाइट निकल के आती है ये 5HW/8 निकल के 5HW/3 निकल करके आ रही होती है। कितनी आ रही होती है? 5HW/3, जो कि वेव हाइट से ज्यादा है। 5HW/3 निकल करके आता है जो कि वेव हाइट से ज्यादा है। अगेन पूछ लेगा कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है ये हमारी क्या है? मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये बीच में जो आ रही है वो क्या है? मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो स्टिल वाटर लेवल से कितना ऊपर है? तो ये HW/8 मीटर ऊपर है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां है? HW/8, स्टिल वाटर लेवल से HW/8 हाइट पर है। तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि भैया बताइएगा कि HW तो आपने बोल दिया हाइट ऑफ वेव है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कौन सा प्रेशर है? वेब प्रेशर। ऑफ वेब प्रेशर ड्यू टू वेव वो कितना होता है? तो अगर हम बात करें वो हमारा PW निकाल करके हम लाते हैं। कितना निकाल के लाते हैं? PW की बात करें तो PW जो हमारा होता है, ये जो वाटर है, ठीक है, और ये W है, HW हाइट है, तो ये कितना होता है? 2.4 HW इंटू गामा W इंटू HW। तो ये इंटेंसिटी आपको ध्यान रखनी है और ये इंटेंसिटी कहां हो रही है? एट द रेट ऑफ HW/8 अबव स्टिल वाटर लेवल। तो स्टिल वाटर लेवल के ऊपर HW/8 पर हो रहा है। ठीक है, HW/8 फ्रॉम स्टिल वाटर लेवल यहां पर निकल के आ रहा है। ठीक है, अब आपसे ये तो पूछेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी, लेकिन क्या इसकी एक एवरेज इंटेंसिटी होगी? जब तो हम वेव प्रेशर निकाल पाएंगे तो एवरेज इंटेंसिटी की बात करेगा वो, कि एवरेज इंटेंसिटी हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं यहां पर होगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। और उस एवरेज इंटेंसिटी से आपका क्या निकल के आएगा? उस एवरेज इंटेंसिटी से आपका निकल करके आएगा क्या? आपका फोर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो एवरेज प्रेशर इंटेंसिटी देखें, एवरेज वेब प्रेशर इंटेंसिटी, क्या एवरेज वेब प्रेशर इंटेंसिटी 0 मिनिमम प्लस मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम है PW/2। क्या PW/2 निकाल करके ले आओगे या नहीं? एवरेज प्रेशर इंटेंसिटी PW/2, क्योंकि PW तो ये है और /2 हमने लिख लिया है। तो अगर हम बात करेंगे कि वेब प्रेशर फोर्स ऑन डैम स्ट्रक्चर पर वेब प्रेशर फोर्स की बात करेंगे तो क्या करेंगे? एवरेज इंटेंसिटी, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, और अगेन एरिया के लिए हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा? 1 मीटर लेंथ। तो हम लिखेंगे कंसीडर 1 मीटर लेंथ।
अब 1 मीटर लेंथ कंसीडर की है तो देखो इस पूरे को एवरेज में बना लिया। एवरेज का मतलब क्या है, इस पूरे पर कुछ इस तरीके से अब प्रेशर इंटेंसिटी काम कर रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या हो रहा है, सेम इंटेंसिटी काम कर रही है। तो अगर हम बात करें 5hw/3, ये तो इसकी हाइट है और एरिया लेना है तो 1 मीटर हम परपेंडिकुलर ले लें या नहीं, तो इस तरीके से इंपैक्ट यहां पर आएगा या नहीं, 1 मीटर। तो हमने 1 मीटर कंसीडर किया हुआ है, तो हम बात करेंगे एवरेज प्रेशर इंटेंसिटी कितना है, PW, या हम लिख सकते हैं हाफ PW इंटू हाइट। हाइट कितनी है, 5hw/3 इंटू 1 मीटर। तो ये एरिया हो गया है, ये एवरेज प्रेशर इंटेंसिटी हो गई है। इतना आपने कैलकुलेट कर लिया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगर आपने इतना कैलकुलेट कर लिया है तो आगे की बात करते हैं यहां पर, ठीक है। ये आपने लिख लिया है, अब इस PW की वैल्यू को यहां पर हम पुटअप कर देंगे। तो PW की वैल्यू पुटअप कीजिएगा तो हाफ PW कितना है, 2.4 गामा W इंटू HW इंटू 5hw/3 इंटू 1। तो क्या ये वेब प्रेशर फोर्स निकल करके आएगा या नहीं। और जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो वेब प्रेशर फोर्स डायरेक्टली मैं यहां लिख रहा हूं, वेब प्रेशर फोर्स जो निकल करके आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाता है 2 गामा W इंटू HW का स्क्वायर। तो ये डाटा आपको याद रखना है। यहां पे हाफ गामा W HW स्क्वायर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जैसा कि हमने वाटर में पढ़ा हुआ था और जैसा कि हमने सिल्ट में पढ़ा हुआ था, उस फॉर्मूले से नहीं जाना है। ये फॉर्मूला याद रखना है कि वेब प्रेशर फोर्स कितना होगा, 2 गामा W HW की पावर 2 गामा W HW स्क्वायर। अब आपसे ये पूछ लिया जाता है भैया ये फोर्स एक्ट कहां करेगा, ये फोर्स एक्ट कहां करेगा, इसको देखना है ये फोर्स एक्ट कहां करेगा। तो देखिएगा ये फोर्स जो एक्ट करता है वो HW से भी ऊपर एक्ट करेगा। PW लिख दूं मैं इसको, PW वेब प्रेशर फोर्स PW। अगर PW की बात करें तो PW स्टिल वाटर लेवल से, ध्यान रखिएगा, स्टिल वाटर लेवल से 3/2 HW पर वर्क करने वाला है। कहां से, स्टिल वाटर लेवल से। ये मत बोलना कि पूरे का, ठीक है, सॉरी एक मिनट, 3/2 नहीं 3/8 होता है, सॉरी ये 3/2 नहीं, 3/2 ये तो 5/3 है, तो उससे तो फिर ज्यादा ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/8 HW। 3/8 HW पर ये काम कर रहा होता है। तो हम लिखेंगे एक्टिंग एट द रेट ऑफ 3hw/8 अबव स्टिल वाटर लेवल। तो यहां पर सारे रेफरेंस कहां से दिए गए हैं, स्टिल वाटर लेवल से दिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं, स्टिल वाटर लेवल से लेकर के दिए गए हैं। क्लियर है बात। तो ये कंडीशंस हमें ध्यान रखनी है। तो ये वेब प्रेशर डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइट ऑफ वेव तो HW है, लेकिन यहां पर प्रेशर डायग्राम की हाइट कितनी है, 5/3 HW है। अगेन मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां पर है, HW/8 फ्रॉम स्टिल वाटर लेवल। लेकिन अगर हम बात करें टोटल प्रेशर कहां लग रहा है, वो 3/8 इंटू HW पे लग रहा है। अगेन टोटल प्रेशर फोर्स है कितना, टोटल प्रेशर फोर्स जो हमने निकाला है वो 2 गामा W इंटू HW स्क्वायर है। और वेव हाइट अगर हम बात करें तो जो स्टिल वाटर लेवल है उसके ऊपर 2/3 HW जाएगा और नीचे की साइड पे HW/3 निकल करके आ रहा होता है। तो इतनी चीजें हमें यहां पर ध्यान रखनी है। तो ये डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इस डायग्राम को आपको बिल्कुल याद रखना है। ये सारे एनालिसिस जो है वो हमारे जो पैटर्न है उसी की बेसिस पे दिया गया है। सारा एनालिसिस करके ये मॉडिफाइड डाटा दिया गया है। तो ये डाटा वाइज है, इसकी डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो वैल्यू है 3/8 HW, HW/8, 5hw/3 एंड 2hw/3 एंड HW/3, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं। इन पे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी वर्क कहां कर रही है, HW/8 फ्रॉम स्टिल वाटर लेवल, बट होती कितनी है 2.4 गामा W इंटू HW। और प्रेशर कितना होता है 2 गामा W HW स्क्वायर निकल करके आ रहा होता है। तो ये तो हमारा वेब प्रेशर था। और हमने हाइट ऑफ वेव भी निकाला हुआ है। कैसे निकाला हुआ है हमें पता है, ठीक है। अगर आपसे पूछें वेब हाइट को डिफाइन कैसे करना है, वेब हाइट को डिफाइन, तो आप जब भी वेब्स को पढ़ते थे तो वेब्स में ये वाला पॉइंट क्या होता था, ये होता था क्रेस्ट और ये होता है ट्रफ, होता था या नहीं।
बस इसके आगे नाम लगा दो, ये हो जाएगा वेब क्रेस्ट, वेब का टॉप पॉइंट, और ये हो जाएगा वेब ट्रफ। ठीक है, तो द हाइट बिटवीन द वेब क्रेस्ट एंड वेब ट्रफ, द हाइट बिटवीन द वेब क्रेस्ट एंड वेब ट्रफ इज नोन एज वेब हाइट, इज नोन एज वेब हाइट। तो ये हमें यहां पर ध्यान रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए मैंने डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाया था कि जिससे आप लोग समझ पाएं। उस छोटे से डायग्राम में चीजें समझ में नहीं आने वाली थी। क्लियर है बात? अब दो छोटे छोटे और फोर्स बचे हैं, उनकी बात हम कर लेते हैं। 6 हो गया है। 7 आइस प्रेशर। अब तुम बोलोगे सर आइस प्रेशर क्यों निकालना जरूरी है? तो मैं बोलूंगा बेटा, जिन शहरों में या जिन जगह पर ठंड ज्यादा पड़ती है वहां पर आइस आएगा, और आइस जब आएगा तो आपको पता है आइस का कुछ ना कुछ वहां पर प्रेशर होता है। लेकिन क्या हर बार आइस का प्रेशर निकालना पॉसिबल है? अगर हम बात करें थोड़ा सा गर्म माहौल हुआ तो आइस मेल्ट हो जाएगी, और यदि हम बात करते हैं थोड़ा सा ज्यादा ठंडा माहौल हुआ तो आइस बन जाएगी। ठीक है, तो आइस का नेचर जो है वो काफी वेरिएबल है। तो जनरली इस फैक्टर को कोल्ड कंट्रीज के लिए यूज करते हैं। तो जनरली कंसीडर्ड फॉर कोल्ड एरियाज के लिए इसको कंसीडर किया जाता है। अब कोल्ड एरियाज के लिए कंसीडर किया जाता है तो इंडिया में जो कोल्ड एरियाज हैं वो कम ही जगह हैं। ठीक है, और वहां पर भी आइस का फॉर्मेशन इतना ज्यादा नहीं होता, लेक एकदम जमती नहीं है। तो जहां पर लेक जम जाएगी या ग्रेविटी डैम में पानी जम जाएगा वहां पर हम बात करेंगे। और बड़े बड़े जो होते हैं आइस स्टोन, अगर आइस वर्क की बात करें तो वहां पर बड़े बड़े आइस वर्क मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो जनरली काफी अनसर्टेन फैक्टर है, जैसा कि आपने बोला कि कभी मेल्ट हो जाएगा, कभी जम जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, या हो सकता है एक सर्दी में तो बहुत ज्यादा आइस बनी, अगले सर्दी में उतनी ही ठंड पड़ने के बाद भी आइस उतनी ज्यादा नहीं हो पाई, या उसकी इंटेंसिटी कम हो पाई, या उसका वेट जो है यूनिट वेट वो वेरी कर रहा होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन वॉल्यूम वेरी कर रहा होता है, सॉरी यूनिट वेट नहीं, वॉल्यूम वेरी कर रहा होता है, तो वॉल्यूम वेरी कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आइस प्रेशर बहुत ही अनसर्टेन यूनिट है। ठीक है, तो अगर अनसर्टेन यूनिट है, ठीक है, तो हम इसको एग्जैक्टली हम मेजर नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। तो हम लिखेंगे जनरली एज पर आईएस कोड, जनरली इट इज considered as 50 टन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को लिख सकते हैं 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कंसीडर किया जाता है। अब इतनी वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, क्यों कंसीडर कर रहे हैं वैल्यू? बिकॉज इट इज अनसर्टेन टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वॉल्यूम। एग्जैक्टली यहां पर हमेशा जब भी हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर हमेशा क्या रहने वाली है? अनसर्टेनिटी रहने वाली है। इसलिए हमने इसको एक वैल्यू के फॉर्म में याद कर लिया। तो आपसे ये वैल्यू पूछी गई, आईएस कोड ने टन पर मीटर स्क्वायर में दी गई है, क्योंकि कोल्ड कंट्रीज की बात करें तो कोल्ड कंट्रीज हमारे यहाँ कोल्ड स्टेट जो है वो बहुत कम है इंडिया में, तो कहीं कहीं पे कंसीडर करना पड़ेगा, कहीं पे कंसीडर नहीं भी करना होगा। बट फॉरेन में जनरली वो टन में लेकर के चलते हैं, इसलिए हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर 500 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपसे पूछी गई है, इस वैल्यू को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 50 टन पर मीटर स्क्वायर से ही आई है, क्योंकि 50 टन इज इक्वल टू कितना हो गया? 550 इंटू 1000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, और किलोग्राम में जी का मल्टीप्लाई किया तो 500 बन जाएगा, तो 500 इंटू 1000 तो किलो न्यूटन, तो वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे इट इज अनसर्टेन टू कैलकुलेट एग्जैक्टली ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएबिलिटी। टेम्परेचर की वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? चेंज होता रहेगा, इसलिए इसको अनसर्टेन है टेम्परेचर वेरिएबिलिटी के कारण हमें मेजर कर पाना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा होता है विंड प्रेशर।
अब बताइएगा, विंड प्रेशर क्या हाइट के बेसिस पर भी डिफाइन होता है? हाइट ज्यादा होगी तो विंड प्रेशर ज्यादा होगा, और हाइट कम होगी तो विंड प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो डैम की हाइट भी यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं विंड प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए। और यदि हम बात करते हैं, जब हम विंड प्रेशर को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो जितना भी एक्सपोज एरिया है उसी पर हम बात करेंगे। लाइक अगर यहां पर हम बात करते हैं कि ये एरिया एक्सपोज्ड है विंड के लिए, तो इतने ही एरिया पर विंड प्रेशर कंसीडर करना है। इसके नीचे अगर पानी है यहां पर, तो यहां पर विंड प्रेशर लगेगा क्या? यहां तो हवा आ ही नहीं पाएगी, केवल और केवल क्या रहेगा? पानी, और पानी के कारण वेव प्रेशर आ जाएगा, हवा के कारण वेव आ जाएगी, तो नीचे वाले एरिया में पानी जो है वेव के कारण कंसीडर कर लेंगे। तो विंड प्रेशर क्या होगा? एक्सपोज्ड एरिया पर ही कंसीडर किया जाता है। किस पर? एक्सपोज्ड एरिया पर ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं विंड प्रेशर की, तो जनरली ये भी एक अनसर्टेन पैरामीटर होगा। हमेशा विंड एक सी नहीं चलेगी। ठीक है, आपने पता चला आज कैलकुलेशन किया, आज विंड अच्छी तेज थी, लेकिन कल विंड कुछ और हो सकती है, या उससे भी ज्यादा तेज हो सकती है, उससे भी ज्यादा कम हो सकती है। तो विंड प्रेशर भी अनसर्टेन है, तो हम डायरेक्टली इसको वैल्यू कंसीडर करते हैं आईएस कोड के अकॉर्डिंग। तो इट इज कंसीडर्ड बिटवीन 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन एक्सपोज्ड एरिया, सॉरी, जितना भी एरिया केवल एक्सपोज्ड है उसी एक्सपोज्ड एरिया पे 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से लेकर के 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक हमारी विंड जो प्रेशर है उसको कंसीडर किया जाएगा। अब मीटर स्क्वायर बोला है, ये बात समझ में आ गई होगी कि मीटर स्क्वायर क्यों बोला है। शायद एक पॉइंट में आपको बताना भूल गया कि जो फ्री बोर्ड होता है डैम में, जो हम बात करते हैं जिस लेवल पे पानी भरा है उसके ऊपर कुछ लेवल गया हुआ है, उस फ्री बोर्ड को हाइट ऑफ वेव के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। क्योंकि देखिएगा, जो हाइट ऑफ वेव यहां स्टिल वाटर लेवल था आपका, ठीक है, और इस स्टिल वाटर लेवल में यहां पर ये वेव आ रही थी या नहीं। तो अगर हम बात करें फ्री बोर्ड का मतलब क्या होता है? पानी के लेवल के ऊपर कितना स्पेस खाली छोड़ना है, ये फ्री बोर्ड है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम फ्री बोर्ड की बात करें तो फ्री बोर्ड इज कंसीडर्ड एज 3/2 ऑफ HW और 3/2 ऑफ हाइट ऑफ वेव और 4 to 5% ऑफ डैम हाइट। डैम की हाइट का 4 to 5% कंसीडर किया जाता है। तो ये पिछले वाले में हम जहां वेब प्रेशर लिखा हुआ था उसमें नोट बना करके लिखिएगा, ये पॉइंट मैं बताना वहां पर भूल गया था। ठीक है, अभी यहां पर ध्यान आया हाइट की वजह से कि ये चीज बताना भूल गई। ठीक है, तो अगर हम बात करें फ्री बोर्ड इज कंसीडर्ड एज 3/2 HW और 4 to 5% ऑफ डैम हाइट। जो डैम की टोटल हाइट है उसका 4 to 5% कंसीडर किया जाता है। तो ये थे हमारे फोर्सेस। अब हम बात करेंगे फोर्सेस के कॉम्बिनेशन के। तो देखिए 2-3 फोर्स हैं जो हमेशा माने जाएंगे। पहला फोर्स है हमारा सेल्फ वेट और दूसरा फोर्स है वाटर प्रेशर। ये हमेशा काम करते हैं। अब अपलिफ्ट प्रेशर जो है वो इंटरमिटेंट हो सकता है। मान लीजिए नीचे सीपेज नहीं हो रहा है तो अपलिफ्ट लगेगा क्या? अपलिफ्ट नहीं लगेगा। अर्थक्वेक हमेशा नहीं आने वाला है। ठीक है, विंड प्रेशर हमेशा नहीं होने वाला है, आइस प्रेशर हमेशा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो भी उस पर्टिकुलर एरिया की टरेन है या किसी भी तरीके के फिनोमेना है, तो उनके बेसिस पर हमें यहां पर देखना होगा कि किस तरीके का हमें वहां पर कॉम्बिनेशन मिल रहा है, और उस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे जो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन होगा लोड का या फोर्सेस का, उन्हीं के बेसिस पे हम अपनी ग्रेविटी डैम की डिजाइन कर रहे होते हैं। तो आज हम अपना इस पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं कि डिफरेंट तरीके के जो फोर्सेस हमारे डैम पर लगने वाले थे उन सभी की बात हमने कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट पोर्शन में जो हम स्टार्ट करेंगे, डैम का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे कि इन फोर्सेस को जब हम काम करते हैं तो डिज़ाइनिंग क्या है या किस तरीके के मोड ऑफ फेल्योर होते हैं, तो वो चीज़ें हम डैम के स्ट्रक्चर में बात करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशंस। हम मिलते हैं जल्दी ही अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिएगा और अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिएगा नीचे कमेंट सेक्शन से, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। साथ ही साथ सारी अपडेट्स के लिए आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। ठीक है,
और हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी डाउनलोड कीजिएगा जहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स भी मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।